आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। तरुण सत्संगी हैं ओरिगो ई मंडी से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से और जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटी साहब। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और साथ ही आगे हमारे साथ मितेश भाई होंगे, MR एग्रो से एक्सपोर्टर भी हैं, जिन पे हम मसालों के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की बजिंग कमोडिटी कौन सी है। गोल्ड की अगर बात करें तो कल तेज गिरावट दिखी, आज भी हल्की कमजोरी है। दायरे में कह सकते हैं कारोबार हो रहा है। 50,200 रुपये के नीचे भाव यहां पर कारोबार कर रहा है। चांदी यहां पर दबाव आज भी बना हुआ है। कल 2,000 रुपये से ज़्यादा टूट गई थी, आज भी हल्की कमजोरी है। 55,000 के नीचे MCX पर कारोबार हो रहा है। क्रूड यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। $100 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव यहां पर घूम रहा है। नेचुरल गैस हल्की तेजी है MCX पर भी और NYMEX पर भी 535 के करीब भाव। US में खबर यह आ रही कि स्टोरेज यहां पर बढ़ने का अनुमान है। कॉपर मांग कम, लगातार गिरावट, 610 रुपए के नीचे अब कॉमेक्स पर कॉपर आ चुका है। एग्री मार्केट की अगर बात करें तो मेंथा जहां पर आज गिरावट दिख रही है, 1000 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। आधे % से ज़्यादा की गिरावट MCX पर मेंथा ऑयल की कीमतों में देख रहे हैं। कॉटन 1% की तेजी, 41,700 रुपये के ऊपर भाव है। हल्दी पर्याप्त स्टॉक है, कीमतों पर दबाव है। आज रेंज में ही कारोबार हो रहा है, 7,800 रुपये के आसपास कारोबार हल्दी में। जीरे में भी रेंज में ही कारोबार है। मंडियों में आवक कम है, 22,800 के आसपास जीरा वायदा NCDX पर कारोबार कर रहा है। धनिया आज तेजी दिख रही है, 12,300 रुपये के आसपास। तो ये कुछ बड़ी खबरें। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉलर की। डॉलर इंडेक्स कल 109 के लेवल को भी पार कर गया और अभी भी 108 के ऊपर डॉलर बना हुआ है। और रुपया लगातार रिकॉर्ड 5वें दिन यहाँ पर रिकॉर्ड कमजोरी दिख रही है। 79.95 95 पैसे के निचले स्तर पर पहुंच गया। और ऑफशोर ट्रेड में तो $80 के स्तर को भी रुपया डॉलर के मुकाबले पार कर गया। बाकी करेंसी का भी यही हाल है। अगर डॉलर के मुकाबले अगर हम करें तो यूरो करीब 5% तक महीने भर में टूट चुका है। जापानी येन भी करीब 5% की कमजोरी आ चुकी है। हालांकि इंडियन रुपीस में अभी भी उस मुकाबले उस तरह की गिरावट नहीं दिखी है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो या फिर पाउंड हो, हर जगह 4 से 5% की गिरावट दिख रही है। उस मुकाबले अभी भी रुपया उतनी कमजोरी नहीं दिखा रहा है। चलिए, लेकिन डॉलर की कमजोरी का क्या असर होगा, किस तरह से कमोडिटी मार्केट में आपको ट्रेड करना चाहिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि US फेड अभी 26-27 जुलाई को जो बैठक होने वाली है, वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 1% तक ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है। हालांकि पहले अनुमान था कि 3/4 ब्याज दरें बढ़े, लेकिन अब कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि हो सकता है कि 1% भी ब्याज दरें बढ़ाई जाए। क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का फोकस महंगाई कम करने पे है, ग्रोथ अब बैक सीट पर है। इस वजह से यहाँ पर डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है बाकी करेंसी के मुकाबले। सेफ हेवन बाइंग डॉलर की है, कैश में डॉलर की सप्लाई कम हो गई। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो डॉलर को यहाँ पर मजबूती दे रहे हैं। तरुण जी, क्या लग रहा है डॉलर में जिस तरह की हम तेजी लगातार देख रहे हैं, ऐसे में कमोडिटी ट्रेडर को क्या करना चाहिए? और जिस तरह की फॉल हमने कमोडिटी मार्केट में अब तक देखी है, यहाँ से कोई ऐसी कमोडिटी आपको दिख रही है जो रिकवरी के लिए तैयार है और वहां पर रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए? विश्वमोहन जी, सर्टेनली डॉलर जिस तरीके से परकम हुआ है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इसको हुआ है जो हम इंपोर्ट करते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, एडिबल ऑयल हो गया एंड क्रूड ऑयल हो गया। एंड सीधा सीधा हमको हायर अमाउंट पे करना पड़ रहा है फॉर बाइंग द सिंगल क्वांटिटी। एंड दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से अभी क्या है व्यू बन गया है कि 1% से फेड रेट हाइक कर सकता है अपकमिंग मीटिंग के अंदर। सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड क्लियर है, रिसेशन वो देख सकते हैं बट हायर इन्फ्लेशनरी राह को नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई सेंटीमेंट ऑफ अक्रॉस द डिफरेंट एसेट क्लासेस हैव went down। एंड हमारा ऐसा मानना है कि अभी भी जिस तरीके से रन अवे सेल ऑफ है दैट विल कंटिन्यू। एंड ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं बॉटम आउट हुआ है। गोल्ड का काफी अच्छा सपोर्ट था $1,710 के आसपास एंड दैट हैज रीच्ड एक्चुअली। अभी लगता है धीरे धीरे 1,550 के आसपास आ जाएगा। और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स अभी 109 के ऊपर गया है और मूव कर रहा है, वी आर होपिंग कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है तो इट कुड बी 114 and 15 also in the coming weeks। and if that would happen there could be major sell off in the commodities। सिल्वर जैसा मैं लास्ट वीक भी कहा था, सी पॉइंट फॉर अ फर्दर करेक्शन 50,000 के नीचे कभी भी जा सकता है। कॉपर की बात करें, लास्ट वीक से लेकर अब तक 50-60 रुपए टूटा हुआ है। एंड
आई एम टेलिंग फॉर कॉपर 2016 के बाद में पहली बार इसके अंदर मेजर बियरिश ट्रिगर आया है। अब कॉपर जब तक 630 के ऊपर नहीं चलेगा, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी यहाँ से 50-60 रुपए और खिसक जाए। एंड सेम इज द केस विद एग्री कमोडिटीज, जो कि मार्च में यूक्रेन रशिया के टाइम पर मल्टीपल ईयर टू रिकॉर्ड हाई पर थी, उनमें भी 30-40% के करेक्शन आ चुके हैं रिसेशनरी फियर को लेकर एंड सप्लाई ईज होने की वजह से। So we have to wait. We have to see how further weeks pans out, which is looking not so good for the commodities. आपकी कॉपर की बेरिश कॉल थी, शॉर्ट कॉल की आप स्ट्रेटजी लगातार बता रहे थे। मुझे याद है कि 700 रुपए के ऊपर से लगातार आप शॉर्ट करने की सलाह दे रहे थे और उन लेवल्स के आसपास आ भी गया। 620 के आसपास का टारगेट आपने दिया था। क्या लग रहा है अब 610 के नीचे है? आपने हालांकि कहा है अभी कि 630 के ऊपर आने पे यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन 610 आसपास है, यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं आप कॉपर में? We were waiting 625 रीच नहीं होना चाहिए। प्राइसेस ने 2 दिन होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन टिका नहीं, प्राइसेस कल गिरे हैं। अभी हमारा ऐसा मानना है 630, 635 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाएंगे, आई थिंक इट्स इन द रन अवे बियरिश मार्केट, विच मीन्स एक तरफा मंदी शॉर्ट टर्म में ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द कॉपर। अभी 585, 549 तक आ सकता है। आज ही हमने लेटेस्ट वर्जन ऑफ अवर कॉपर रिपोर्ट निकाला है, जिसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कॉपर टू कम डाउन टू 585 इन द शॉर्ट टर्म एंड वी आर होपिंग कि आने वाले हो सकता है 1 महीने के अंदर 549 तक भी आ सकते हैं प्राइस। इससे पहले भी आप लगातार शॉर्ट की सलाह दे रहे थे और गिरावट भी आई थी काफ़ी पहले। हालांकि तरुण जी जो भी कॉल देते हैं प्रोफेशनल कॉल रहते हैं, तो इस वजह से टाइम फ्रेम आपको ध्यान रखना होगा। अब उनको लग रहा है कि इमीडिएट जो टारगेट है, जो शॉर्ट टर्म टारगेट है, वो 585 का है। जतिन, आपको क्या लगता है कॉपर में जिस तरह की गिरावट हम लगातार देख रहे हैं, यहाँ से आपको क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की आप उम्मीद कर रहे हैं और कहाँ से रिकवरी की उम्मीद करें और कहाँ पर बाइंग करें अगर बाइंग किसी को करना है तो? गुड मॉर्निंग विश्व जी। जिस तरह से लास्ट हमने किया था कॉपर में, सेल कॉल ही था हमारा। लास्ट वीक भी हमने हमारे दर्शकों को सेल कॉल दिया था कॉपर में। 660 के करीब के लेवल्स थे उस वक्त, और आज आप देख रहे हैं कि 610 के भी नीचे है। तो एक हफ्ते के दायरे में अगर आप देख ले तो 40-50 पॉइंट की जो है वो गिरावट यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है कॉपर के अंदर। अभी भी व्यू पॉइंट जो है वो वीकनेस का ही बना हुआ है कॉपर के अंदर भी। जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि कॉपर के अंदर वीकनेस जो है वो और कंटिन्यूड रह सकता है। सभी बेस मेटल्स के अंदर जो है वो वीकनेस जो है वो और गहरा सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो रुझान है वो पॉजिटिविटी का है। जब तक डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक कमोडिटीज के ऊपर जो प्रेशर है नेगेटिविटी का वो बना हुआ रहेगा। लेवल वाइज अगर हम देखें तो अब जो कॉपर के अंदर जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो हैं 615 से 616 के आसपास के लेवल्स जो है वो क्रॉस करना जरूरी है, कोई भी अगर रिवर्सल जो है वो फॉर्म करना है तो कॉपर को। अनटिल एंड अनलेस जब तक 616 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक कमोडिटी जो है वो वीक रहेगी। लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 600, 595, 590 ये जो टारगेट्स हैं वो 1 से 2 दिनों के अंदर जो है वो देखने मिलेंगे। हफ्ते भर के अगर की व्यू पॉइंट देख लें तो 620 के नीचे जब तक मोटा मोटी ट्रेड कर रहा है तब तक व्यू पॉइंट जो है वो मेरा बेरिश रहेगा कॉपर के अंदर। लोअर लेवल्स पे 585, 580 के टारगेट्स के लिए वीकली बेसिस पे भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर रख सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर रखनी है 614, 615 के स्टॉप लॉस के साथ में। मुझे लग रहा है 600, 595 ये जो लेवल्स है वो आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे कॉपर के। आपको भी लग रहा है यहाँ से गिरावट? और जो इंट्राडे के लिए भी कॉल है जतिन की, वहाँ भी ये बिकवाली की सलाह दे रहा है। 610 रुपये पे बेचने की सलाह दे रहा है। 602 रुपये का टारगेट है, 614 का स्टॉप लॉस लगाना है, जतिन की कॉल है। अमित जी, आपको क्या लग रहा है कॉपर और पूरी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह की गिरावट हम लगातार देख रहे हैं, कौन से काउंटर्स है जो आपको पसंद आ रहे हैं यहाँ से बेचने के लिए और कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। डेफिनेटली कॉपर में और गिरावट की संभावना बनी हुई है। 615 से 613 की रीजन में मेरा मानना है कि एक इमीडिएट बैरियर है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 613 के आसपास बिकवाली की सलाह होगी। इमीडिएट इंट्राडे टारगेट 601 का होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि एक्सटेंडेड टारगेट जो है वो 592 का लेके चला जा सकता है। जहां तक बाइंग की आप बात कर रहे थे, तो बाइंग ऐसे मार्केट्स में जो होती है सडन होती है, स्विफ्ट होती है
और ज्यादा टिकाऊ नहीं होती है। तो मैं भी यही मानता हूँ कि 635 के नीचे जब तक प्राइसेस हैं, तब तक जो भी स्विफ्ट एक बाउंस बैक मिलता है या सडन बाउंस बैक मिलता है, जनरली एक सेलिंग टेंडेंसी की तरफ पॉइंट करेगा और इवेंचुअली 92 एंड पॉसिबली टुवर्ड्स 580 ये मीडियम टर्म टारगेट्स लेके चला जा सकता है। ओके, चलिए बात कर लेते क्रूड की। कल तेज गिरावट दिखी, हालांकि वहां से रिकवरी भी आई। अब $100 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है और MCX पर भी अब 1.25% के आसपास की तेजी है। तरुण जी, क्या लग रहा है, क्रूड में यहाँ से तेजी और दिख रही है कि वापस से फिर से गिरावट शाम के सत्र में आ जाएगी? आई थिंक क्रूड ऑयल का मार्केट कंफ्यूज्ड मार्केट है। एक तरफ सप्लाई कंसर्न है, दूसरी तरफ रिसेशनरी फियर के चलते डिमांड कंसर्न है। बट इस टग ऑफ वॉर के चलते हमने देखा है कि जो ट्रेंड हो गया है इस कमोडिटी का साइडवेज हो गया है। डॉलर टर्म्स में बात करें, $190 से लेकर $118 का एक दायरा बना हुआ है। ऑयल में मेजर मंदा तभी आएगा जब $90 के नीचे प्राइस फिसलेंगे और चलना चालू करेंगे। अगर नहीं होगा तो आई थिंक जो गिरावट है वो लिमिटेड रहेगी 95 या इसके आसपास के लिए, और वहां से फिर से बाइंग देखने को है। तो मैं क्रूड में ज्यादा बियरिश नहीं हूँ। $90 के नीचे स्लिप करेगा, देन ओनली वी विल हैव अ बियरिश व्यू इन दिस कमोडिटी। ओके, जतिन, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में आज? सेल ऑन ब्रेकडाउन यस, वॉलेटिलिटी जो है वो जरूर यहाँ पर मेंटेन है क्रूड के अंदर। जिस तरह से मार्केट जो है वो दोनों तरफ की न्यूज़ जो है वो उसको रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिसेशनरी फियर्स जो है वो ज़्यादा हावी हो रहे हैं फिलहाल क्रूड के ऊपर। तो टेक्निकली बाउंस भी आ जाता है जब भी ओवरसोल्ड में रहता है। जिस तरह से कल शाम के सत्र में हमने देखा था कि अच्छी खासी जो है वो बढ़त के साथ फिर से ट्रेड देखने मिला था। मुझे लग रहा है फिर से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बन चुकी है यहाँ पर। तो एक ब्रेकडाउन मिलता है लोअर लेवल्स पे, उसके बाद सेल करना है। 7650 के नीचे जैसे ही प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करते हैं तुरंत सेल कर सकते हैं 7700 के स्टॉप लॉस के साथ में। और लोअर लेवल से मुझे लग रहा है 7570 7500 ये जो कल के जो सपोर्टिव जोन्स थे इवनिंग सेशन में जब प्राइसेस ने बढ़ना शुरू किया, उसके बाद उस लेवल्स के नीचे नहीं गए थे, तो उस लेवल तक एक बार रिटेस्ट करने के लिए जरूर जा सकते हैं अगर कोई भी फ्रेश बाइंग आनी है। तो ये जो है वो रिट्रेसमेंट है, कल की शाम की जो रैली हुई है उसका रिट्रेसमेंट जो है मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे में आ सकता है। तो उसके बेसिस पर शॉर्ट करने की एडवाइस है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है क्योंकि बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी काउंटर है क्रूड ऑयल जो है। अमित जी, ये नेचुरल गैस खबर है कि स्टोरेज बढ़ने का अनुमान है यूएस में, हालांकि आज हल्की तेजी दिख रही है, तो क्या इस तेजी पे बेच कर जाएं क्या नेचुरल गैस आज? शॉर्ट टर्म करेक्शन की संभावना है डेफिनेटली। 555 के रिसेंट हाई हैं, जब तक वो हाईज नहीं निकलते 542 543 के आसपास एक बार बिकवाली कर सकते हैं 555 के ऊपर का स्टॉप लेकर। 515 से 18 तक के करेक्शन की संभावना है, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर 1 से 2 हफ्ते का व्यू लें तो ओवरऑल 575 से 580 तक के जाने की संभावना है। शॉर्ट कवरिंग मूव में हमने काफी बड़ा एक सेल ऑफ देखा है, और जो यूरोप में गैस को लेकर जो एक दुविधा बनी हुई है या जो सप्लाई की कमी है, उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आगे चलते हुए हमें यूएस गैस पे भी देखने मिलेगा। तो इसके चलते मुझे लगता नहीं है कि 500 से ज्यादा नीचे प्राइसेस जा पाएंगी। तो शॉर्ट टर्म सेल है, लेकिन निचले स्तरों से दोबारा बाइंग करके चला जा सकता है। ओके, जतिन, गोल्ड और सिल्वर में क्या लग रहा है? चांदी काफी टूट चुकी है, करीब करीब 23 महीने के निचले स्तर पर चांदी ट्रेड कर रही है। MCX पर देखिए 55,000 के नीचे आ गई। क्या बाइंग के लिए सही लेवल चांदी है क्या? नहीं विश्व जी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी है अभी हाल फिलहाल। जिस तरह से मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ है बेस मेटल के कारण, सिल्वर के ऊपर जो प्रेशर है थोड़ा ज्यादा गहरा जाता है सेलिंग जब उसके अंदर आता है तभी। तो यहाँ पर बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सेलिंग जो है वो हायर लेवल्स पे जरूर कर सकते हैं, लेकिन बाइंग फिलहाल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कोई भी लेवल्स यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहे हैं हायर साइड में, फॉर दैट बाइंग की जो रुझान आए उसके हिसाब से। अभी फिलहाल हम लोग ये काउंटर को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हम वेट एंड वॉच मोड में हैं। देखना चाहते हैं कि कैसे प्ले करता है आगे चलते हुए। जब तक वोल्टेलिटी थोड़ी कम नहीं हो जाती उसके बाद थोड़ा एक बेस फॉर्मेशन बना लेगा तो थोड़ा विजन जो है और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से रैली कैसे रहेगी। पोजीशन वाइज अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ये जो स्टॉप लॉस है वो 55,500 का बनता है। तो जब तक 55,500 के ऊपर नहीं, मोटा मोटी ये व्यू पॉइंट क्लियर है कि कमोडिटी वीक रहेगी यहाँ से। जैसे ही 55,500 के ऊपर आता है प्राइसेस तो रिवर्सल जो है फॉर्म हो जाएगा।
तो जब तक 5500 के नीचे तब तक या तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं ट्रेडर्स जो है वो, जिनकी शॉर्ट पोजीशंस है वो स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 5500 पे। और लो लेवल से मुझे लग रहा है 54,500 से लेके 54,000 पहले अचीव होंगे, ना कि हायर लेवल्स जो है वो पहले अचीव होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बेस मेटल्स के अंदर वीकनेस है और साथ ही साथ गोल्ड के अंदर भी वीकनेस है, डॉलर के अंदर पॉजिटिविटी का कारण है, रुझान है, तो ये सारे इंडिकेशंस जो है वो सिल्वर के लिए कोई भी पॉजिटिविटी का रुझान नहीं दिखा रहा है। अमित जी, आप लोगों का मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हाउस व्यूज क्या है बुलियन मार्केट पर? देखिए, शॉर्ट टर्म नेगेटिव आउटलुक है। काफी हद तक $1720 तक के भी टारगेट थे जो फिलहाल इस हफ्ते अचीव हुए हैं। एक्सटेंडेड टारगेट जो आ रहे हैं वो 1660 तक के लिए आ रहे हैं, जो गोल्ड के हिसाब से 49,000 के लेवल्स होंगे। चांदी की अगर बात करें तो मेरा मानना है, या एक हाउस व्यू बोला जा सकता है कि $17 तक प्राइसेस जो है फिसल सकती हैं। करंटली जो प्राइस चल रही है $18.3 के करीब स्पॉट में, एक काफी इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड है। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज होती है वीकली क्लोजिंग बेसिस, तो मैं समझता हूँ $1.3 से $1.4 तक की संभावना और है गिरावट की, यानी 52,000 तक के टारगेट्स हमें आने वाले 2 हफ्तों में देखने मिल जाएंगे। तो फिलहाल जो है सेल ऑन रैलीज की ही सलाह होगी सिल्वर और गोल्ड दोनों में। चलिए अब बात कर स्पाइसेस के ऑप्शंस की। आज से एनसीडीएक्स पर हल्दी, जीरा और धनिया के ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो गया है। ऑप्शंस इन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ये लॉन्च हुआ है, यानी डिलीवरी में स्पॉट रेट के आधार पे यहाँ पे सेटलमेंट होगा और अनिवार्य तौर पर डिलीवरी यहाँ पर दी जाएगी। मितेश भाई हैं हमारे साथ, एमआर एग्रो से, एक्सपोर्टर भी हैं, ट्रेडर भी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मितेश भाई, क्या लग रहा है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से कितना फ़ायदा होगा, और लग रहा है कि आने वाले समय में जो एनसीडीएक्स की जो वॉल्यूम को लेकर जो दिक्कतें थी, ये ऑप्शंस के जरिए वापस से रिवाइव हो पाएगा? नमस्कार सर जी, कल हमने एनसीडीएक्स का सेमिनार ऊंझा में रखा था। उन्होंने अभी जो ऑप्शन ट्रेडिंग चालू किया है उसके जानकारी के लिए, और आज एनसीडीएक्स ने फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर बेसिकली देखा जाए तो एक्सपोर्टर और हमारे जैसे ट्रेडरों के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। इसमें 2-3 चीजें, एक है, हमने कल उनसे भी उनके आगे भी बात रखी थी कि यहाँ पे एक अभी भी और अवेयरनेस की जरूरत है। पब्लिक में कॉल और पुट की जानकारी और उनको देना चाहिए। जहां जहां पे भी जीरे का ट्रेड होता है, ऊंझा के सिवा दूसरे मार्केटों पे भी होता है, वहां पे उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने पड़ेंगे, इसके ऑनलाइन इसके सेमिनार करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्कुल नया है, स्पेशली फॉर एग्री कमोडिटी के लिए। दूसरे बुलियन मार्केट में और इसमें चलता होगा, पर एग्री में नया है। इसके साथ में एक बात एक और भी है कि यहाँ वॉल्यूम आना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो कॉल बाय और पुट सेल का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जब तक वॉल्यूम ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आएगा तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो हमने कल उनको एक एडवाइस भी दिया हुआ है कि कोई मार्केट मेकर या कुछ इसकी पब्लिक को अट्रैक्ट करे कि इसमें वॉल्यूम बढ़े। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक ऑप्शन ट्रेडिंग एक अच्छी शुरुआत है। ओके सर, एनसीडीएक्स से कल भी हो रही थी तो उनका भी यही कहना था कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह के पार्टिसिपेंट वैल्यू चेन में पूरे जुड़े हुए हैं उन लोगों से लगातार बात हो रही है, और उनको लगता है कि जागरूकता अभियान, कल हमने भी कमोडिटी की एबीसीडी में मसालों के ऑप्शंस के बारे में ही बात की थी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। इस बात पर एनसीडीएक्स का भी जोर है, और उन्होंने ये भी कहा था कि एफपीओज को ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं इसको लेकर अवेयरनेस फैलाएं। सर, अब बात इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर करें तो कितना हेजिंग के लिए कितना फायदे का टूल है एक ट्रेडर के तौर पर आपको और फार्मर्स के लिए? सर, फार्मर्स अभी एनसीडीएक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, पर जो ट्रेडर है और हेजर के लिए अच्छी बात है। पर वहाँ 1-2 पॉइंट वहाँ पे दिखे थे कि बायर का डिलीवरी ऑप्शन है। अगर समझ लो कोई बायर डिफॉल्ट होता है तो वो टाइम पे क्या सिचुएशन होगी, वो अभी इतनी क्लियरिटी नहीं मिल रही थी वहाँ पे कि इस बायर अगर डिलीवरी नहीं लेता है तो जिसने सेल किया है तो उसने जो मिनिमम प्रीमियम पे जो माल सेल किया है, पुट सेल किया है, तो उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट अगर ज्यादा डाउन हो गया तो उसको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हैं। 1-2 ड्यू पॉइंट की हमने उनके साथ में डिस्कस भी किया था, पर वो जब तक ट्रेड स्टार्ट नहीं होगा, मार्केट में ट्रेड का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, तो 1-2 एक्सपीरियंस होंगे तब जाके इसका सॉल्यूशन आएगा सर। सही बात है, जब तो वॉल्यूम ही नहीं रहेंगे, जब लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा तो फिर ट्रेड कैसे हो पाएगा और लोग कैसे यहाँ
पर हेजिंग करने के लिए है, लेकिन एक टूल्स ऐसा टूल्स है जिसमें किसान चाहे तो अपने पूरी फसल को होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, छोटे से प्रीमियम भुगतान करके कॉल या पुट बाई करके आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। अब मसालों के अगर प्राइस आउटलुक की बात करें मितेश भाई, क्या लग रहा है यहाँ से जीरा और धनिया, क्या यहाँ से और तेजी की उम्मीद आपको लग रही है या बहुत हो चुका, काफी तेजी आ चुकी है, अब यहाँ से ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है? और धनिया दोनों चीज कमोडिटी इस साल शॉर्ट पे चल रही है, शॉर्ट इनकी फसल ही थी। आने वाले दिनों में जीरे की चाइना की अभी डिमांड आखिरी के 2 महीने से बहुत ही अच्छा है। लास्ट जून महीने में चाइना ने सिर्फ 8,000 टन का जीरा इंडिया से बाय किया है, जो आखिरी के 4 महीनों में उन्होंने बाइंग नहीं किया था, और टोटल एक्सपोर्ट जून महीने का 20,000 टन का हुआ है इंडिया जीरे का। और जुलाई महीने में भी मुझे लगता है कि डिमांड बरकरार रहेगी, 20,000 टन की एक्सपोर्ट जुलाई महीने में भी रहेगा। और सामने जो पूरा नई फसल थी 2022 का जो क्रॉप था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। जो भी माल मार्केट में सेल होने आ रहा है वो ट्रेडरों और फार्मर के पास में जो होल्डिंग किया हुआ स्टॉक का माल है 2019-20, 2020-21 का जो पुराना माल है वही मार्केट में आ रहा है। जीरे का ट्रेंड मुझे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। सेम धनिया में है, धनिया की लोकल कंजम्पशन अच्छी है, हालांकि एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं बनी है इस बार क्योंकि रशिया और यूक्रेन के रेट यहाँ पे नीचे है, पर मार्केट को देखते हुए, हाजिर के स्टॉक देखते हुए लगता है कि धनिया भी 130 का लेवल बनाएगा। यानी धनिया और जीरे दोनों में ही तेजी लग रही है। हल्दी को लेकर क्या व्यू है सर? सर मेरा हल्दी मार्केट नहीं है, मैं जीरे और धनिया का ओके, यानी जीरा और धनिया दोनों में यहाँ से तेजी लग रही है। शुक्रिया मितेश भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस लौटते हैं, एग्री बाजार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉटन की बात करते हैं। कॉटन पर आपका आप लोगों की एक रिपोर्ट भी थी ऑर्गेगो की तरफ से। तरुण जी, क्या लग रहा है कॉटन में यहाँ से जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं, यहाँ से और कितनी गिरावट की आशंका आप लोगों को है? देखिए गिरावट तो काफी ज्यादा आया है। देखिए अगर हम आइस की बात करें 157 सेंट्स इसका प्राइस था, वो अभी 85 के आसपास आ गया है। और अगर इंडियन मार्केट की बात करते हैं 50,000 से अभी 38,500 के आसपास प्राइस आ गए हैं। थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है महाराष्ट्र में जो रिसेंटली एक्सेसिव बारिश हुई है। हमने फार्मर्स को सजेस्ट किया है वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग अगर होता है तो उसमें फिर क्रॉप को डैमेज हो सकता है, क्रॉप डिके हो सकती है। तो अभी क्या है कि अर्ली स्टेज है और ड्रेनेज के सिस्टम अगर फार्मर मेंटेन करेंगे प्रॉपर, तो जो महाराष्ट्र के अंदर और तेलंगाना के अंदर या कर्नाटका के अंदर जो एक्सेसिव बारिश हो रही है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो सकता है। बाकी जिस तरीके से अग्रेसिवली फार्मर्स प्लांट कर रहे हैं तो लगता है कि इस बार क्रॉप एरिया तो बढ़ेगा ही, और अगर ये वाटर लॉगिंग से बचा लेते हैं क्रॉप को तो सर्टेनली क्रॉप के नंबर हायर होंगे। सो फार देयर इज नो डैमेज सीन, बट सजेशंस अर्ली वे में हम अपने फार्मर्स को दे रहे हैं सो दैट दे कुड सेव देयर क्रॉप। सर अब ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार भी हालांकि काफ़ी नीचे ऊपरी स्तरों से आ चुका है, क्या अब यहाँ से और गिरावट की आशंका आपको लग रही है? क्योंकि जिस तरह से मानसून की रफ्तार तेजी से बढ़ी है, सारे डेफिसिट खत्म हो गए हैं, राजस्थान में भी काफ़ी सरप्लस रेंज के आंकड़े आ रहे हैं। इसके बाद ग्वार सीड और ग्वारगम पर आपका व्यू क्या है तरुण जी? या एज प्रीवियसली सेड, देखिए क्रॉप का प्रोग्रेस तो अच्छा हो ही रहा है और आई थिंक राजस्थान में बारिश इज नॉट द कंसर्न, पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर रही है। महाराष्ट्र में कंसर्न है, गुजरात में कंसर्न है, लेकिन ये जो ग्वार से है मेनली होता है राजस्थान के अंदर। और हमारा ऐसा मानना है कि अभी तक तो फेवरेबल प्रोग्रेस है, दो टू अर्ली टू से, लेकिन क्रॉप कुड बी बेटर देन लास्ट ईयर एंड इसी वजह से प्राइस में दबाव आया है। और आई थिंक अभी लगता है यहाँ से 3 से 4% का फर्दर करेक्शन हम ग्वार सीड के प्राइस में करंट मार्केट प्राइस से देख सकते हैं। शुक्रिया तरुण जी, आपका, जतिन आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और कमोडिटी मार्केट का पूरा आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते, लेकिन आप मत जाइए, ब्रेक के बाद आप